साथियों, दुनिया के महान उपन्यासों की सूची बनाई जाए तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें समय कभी पुराना नहीं कर पाता। वे केवल अपने युग की किताबें नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतने ही जीवंत, उतने ही आकर्षक और उतने ही प्रासंगिक बने रहते हैं। जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस ऐसा ही एक उपन्यास है। 1813 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास आज भी विश्व साहित्य की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कृतियों में शामिल है। 200 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि हर नई पीढ़ी इसे अपने ढंग से खोजती है, पढ़ती है और इसके पात्रों से प्रेम करने लगती है। एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी ये केवल किसी पुराने अंग्रेजी उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ये साहित्य की उन अमर जोड़ियों में शामिल हैं जिनकी प्रेम कहानी ने दुनिया भर के पाठकों की कल्पना पर गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस की खासियत केवल इसकी प्रेम कहानी नहीं है। इसकी असली शक्ति है मानव स्वभाव को देखने की जेन ऑस्टिन की अद्भुत क्षमता। उन्होंने बड़े युद्धों, राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं लिखी। उन्होंने एक साधारण सी लगने वाली दुनिया को चुना। परिवार, विवाह, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और रिश्ते। लेकिन इसी छोटी सी दुनिया के भीतर उन्होंने मनुष्य के अहंकार, पूर्वाग्रह, प्रेम, ईर्ष्या, गलतफहमी और आत्मसम्मान को इतनी गहराई से देखा कि उनका उपन्यास सर्वकालिक बन गया। इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये है कि ये एक साथ रोमांस भी है, सामाजिक व्यंग्य भी, पारिवारिक कथा भी और मानवीय मनोविज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन भी। उपन्यास का शीर्षक ही इसकी आत्मा को सामने रख देता है। प्राइड यानी गर्व और प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। हम दूसरों को अक्सर वैसा नहीं देखते जैसे वे वास्तव में हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा उनके बारे में हम पहले से सोच चुके होते हैं। तो आइए अब हम उस संसार में प्रवेश करते हैं जहां शालीनता के पीछे इच्छाएं छिपी हैं, मुस्कान के पीछे महत्वाकांक्षाएं हैं, रिश्तों के पीछे सामाजिक गणित है, और जहां दो असाधारण व्यक्तित्व एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी अपने ही गर्व और पूर्वाग्रह से लड़ते हुए एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये है जेन ऑस्टिन का अमर उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये एक सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी अकेला और धनवान पुरुष अवश्य ही विवाह के योग्य समझा जाता है, चाहे उस पुरुष के मन में विवाह का कोई विचार हो या न हो। आसपास रहने वाले परिवारों के मन में उसके विवाह को लेकर योजनाएं अवश्य बनने लगती हैं, खासकर तब जब उस परिवार में विवाह योग्य बेटियां हों। इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में रहने वाले बेनेट परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेनेट परिवार का घर लॉन्गबॉर्न के नाम से जाना जाता था। वहां मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ रहते थे: जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन और लिडिया। मिसेस बेनेट का स्वभाव उत्साही और कुछ हद तक चंचल था। उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी 5 बेटियों के विवाह की थी। इसलिए जब उन्हें समाचार मिला कि पड़ोस का विशाल और सुंदर नेदरफील्ड पार्क अब खाली नहीं रहा, तो उनकी उत्सुकता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। नेदरफील्ड पार्क में एक नया किराएदार आया था, एक अविवाहित युवक, और वो युवक बहुत धनी था। ये खबर मिलते ही मिसेस बेनेट अपने पति से मिलने पहुंची। मिस्टर बेनेट उस समय अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। वे स्वभाव से बहुत शांत व्यक्ति थे और अपनी पत्नी के विपरीत किसी भी बात को लेकर जल्दी उत्तेजित नहीं होते थे, बल्कि उन्हें अपनी पत्नी की उत्तेजना को देखते हुए मन ही मन आनंद लेना अधिक पसंद था। मिसेस बेनेट ने बड़ी उत्सुकता से कहा, ओह मेरे प्रिय मिस्टर बेनेट, क्या आपने सुना है कि नेदरफील्ड पार्क आखिरकार किराए पर उठा दिया गया है? मिस्टर बेनेट ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं तो, लेकिन उठा दिया गया है। उनकी पत्नी ने कहा, मिसेस लॉन्ग अभी अभी यहां से गई हैं और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। मिस्टर बेनेट ने कोई विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई। अच्छा, तो फिर ये तो अच्छी बात है
कि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम हो गया? मिसेस बेनेट ने कुछ अधीर होकर कहा, आपको यह जानने की इच्छा नहीं कि वो घर किसने लिया है? भाई, तुम मुझे बताने वाली हो, इसलिए मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, उन्होंने शिकायत की। देखिए, मैं चाहती हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने। मैं सुन रहा हूं। नेदरफील्ड पार्क एक युवा व्यक्ति ने लिया है। वो उत्तर से आया है। उसका नाम है मिस्टर बिंगली। अच्छा, क्या वो विवाहित है? ये प्रश्न सुनकर मिसेस बेनेट के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। नहीं, अविवाहित, मिस्टर बेनेट ने कहा। ओह, अविवाहित। तो फिर शायद वो तुम्हारी बेटियों के लिए बहुत उपयोगी पड़ोसी सिद्ध होगा। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मिसेस बेनेट ने उत्तर दिया। हालांकि उनके चेहरे से साफ था कि यही विचार उनके मन में भी था। अच्छा, वो कितना धनी है? बहुत। कितना? लगभग 5,000 पाउंड सालाना। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात? मिसेस बेनेट ने उत्साह से कहा। ये तो हमारी बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मिस्टर बेनेट ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्योंकि वो अविवाहित है। ये बात तो तुम पहले बता चुकी हो। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? वो हमारी 5 बेटियों में से किसी एक से विवाह कर सकता है। मिस्टर बेनेट ने अपनी पत्नी की ओर देखा। ओह, क्या यही कारण है कि तुम इतनी उत्साहित हो? देखिए, मैं केवल अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोच रही हूं। निश्चय ही, मिसेस बेनेट ने कहा। आपको उनसे अवश्य मिलना चाहिए। मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। यह कारण पर्याप्त नहीं है। लेकिन आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि वो कितना धनी है। देखो, मुझे लगता है कि उसकी संपत्ति उसकी चिंता का विषय है। लेकिन हमारी बेटियों का क्या? उनकी चिंता भी अभी मुझे उतनी नहीं है जितनी कि तुम्हें है। मिसेस बेनेट ने अपने पति की ओर असंतोष से देखा। आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं केवल तुम्हारी चिंता को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर आप नेदरफील्ड जाकर उससे मिलिए। मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको जाना ही चाहिए। तुम स्वयं क्यों नहीं चली जाती? नहीं, ये उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पुरुष हैं और वो भी पुरुष है। ऐसे परिचय की शुरुआत तो आपको ही करनी चाहिए। मिस्टर बेनेट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी समझ की मैं प्रशंसा करता हूं। तो आप जाएंगे? नहीं। आप अपनी बेटियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने कब कहा कि मैं नहीं कर सकता? तो फिर आप जाएंगे? अभी मैंने केवल इतना कहा है कि मैं जा सकता हूं। मिसेस बेनेट समझ गई कि उनके पति फिर शब्दों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुछ नाराजगी से कहा, आप मुझे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन तुम जानती हो, मैं अंततः वही करूंगा जो उचित होगा। अच्छा, और उचित क्या होगा? तुम्हारे अनुसार क्या उचित होगा? मिस्टर बिंगली से मिलने जाना। ओहो, तो शायद मुझे जाना ही पड़ेगा। मिसेस बेनेट का चेहरा खिल उठा, लेकिन मिस्टर बेनेट की मुस्कान देखकर उन्हें फिर संदेह हुआ। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं? तो आप सचमुच जाएंगे? हाँ। लेकिन कब? मिस्टर बेनेट ने उत्तर देने के बजाय फिर अपनी पुस्तक उठा ली। मिसेस बेनेट ने उन्हें कुछ देर तक देखा। उन्हें अपने पति की यह आदत बहुत खलती थी। वे कोई भी बात सीधे नहीं कहते थे। पहले दूसरे को उत्सुक करते, फिर आधा उत्तर देते और अंत में ऐसी टिप्पणी कर देते कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि वो गंभीर हैं या मजाक कर रहे हैं। फिर भी इस समय मिसेस बेनेट का मन प्रसन्न था। नेदरफील्ड पार्क में एक नया युवक आया था। वो धनी था, वो अविवाहित था और सबसे महत्वपूर्ण, इनकी 5 बेटियां थीं। मिसेस बेनेट के लिए इससे अधिक सुखद संयोग की कल्पना करना कठिन था। उन्हें यह नहीं मालूम था कि मिस्टर बिंगली के नेदरफील्ड आने के साथ ही उनके परिवार के जीवन में ऐसी घटनाओं की शुरुआत होने वाली है जिनमें प्रेम भी होगा, गलतफहमियां भी, आकर्षण भी होगा और अहंकार भी।
लेकिन अभी इन सब का समय नहीं आया था। फिलहाल कहानी की शुरुआत बस इतनी सी थी। एक धनवान अविवाहित युवक ने नेदरफील्ड पार्क किराए पर लिया था और एक माँ की 5 बेटियां थीं। मिस्टर बेनेट उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने नेदरफील्ड में रहने आए नए किराएदार से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने ये बात अपने परिवार में किसी को नहीं बताई। लगभग पूरे 1 महीने तक मिस्टर बिंगली के आने की चर्चा घर में चलती रही। मिसेस बेनेट उनके बारे में लगातार तरह तरह की बातें करती रहती। कभी वो उनके धन की चर्चा करती थी, कभी उनके रूप रंग की, और कभी इस बात पर विचार करती कि वो किस बेटी के लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे। उनकी 5 बेटियां भी अपनी माँ की बातों से अनजान नहीं थी, हालांकि हर बेटी की प्रतिक्रिया अलग थी। जेन, जो स्वभाव से शांत और विनम्र थी, इस विषय पर अपनी माँ की तरह उत्साहित नहीं होती थी। एलिजाबेथ को तो अपनी माँ की इन विवाह संबंधी योजनाओं में एक प्रकार का मनोरंजन ही दिखाई देता था। मैरी इन सब बातों पर गंभीर विचार करने की मुद्रा में रहती। किटी और लीडिया की रुचि मुख्यतः इस बात में थी कि नया युवक कितना आकर्षक है और वो स्थानीय सभाओं में कब दिखाई देगा। लेकिन मिसेस बेनेट के लिए ये सब केवल बातचीत नहीं थी। वो मन ही मन पहले से ही संभावनाओं की गणना कर रही थी। उनकी 5 बेटियों में से कौन सबसे सुंदर है, कौन सबसे अधिक आकर्षक है, किसकी शादी होने की संभावना सबसे अधिक है, और यदि मिस्टर बिंगली ने किसी को पसंद कर लिया तो। इन प्रश्नों ने उनकी कल्पना को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। इसी बीच एक दिन मिस्टर बेनेट ने बिना किसी को बताए नेदरफील्ड की यात्रा कर ली थी। उन्होंने मिस्टर बिंगली से मुलाकात की। मुलाकात सफल रही, लेकिन घर लौटने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मिसेस बेनेट को क्या मालूम था कि अपने पति को जिस व्यक्ति से मिलने के लिए वो लगातार प्रेरित कर रही थीं, उनसे उनके पति पहले ही मिल चुके हैं। कुछ दिनों तक ये रहस्य मिस्टर बेनेट ने अपने तक ही रखा। अंततः एक शाम भोजन के बाद मिसेस बेनेट ने फिर वही विषय छेड़ दिया। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर बिंगली ने अब तक हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। मिस्टर बेनेट ने शांत स्वर में कहा, शायद उन्हें पता ही नहीं कि हम यहाँ रहते हैं। मिसेस बेनेट ने तुरंत उत्तर दिया, यह कैसे संभव है? मिसेस लॉन्ग ने तो कहा था कि उन्हें सब कुछ मालूम है। हो सकता है। तो फिर आपको उनसे मिलना चाहिए। मैं पहले ही मिल चुका हूं। मिसेस बेनेट ने जैसे उनकी बात सुनी ही ना हो। आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। देखिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो वो यहाँ आने में संकोच करेंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पति की कही बात का अर्थ समझ में आया। उन्होंने अचानक पूछा, क्या कहा आपने? मिस्टर बेनेट ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मैंने कहा कि मैं मिस्टर बिंगली से मिल चुका हूं। मिसेस बेनेट कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। फिर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या आप उनसे मिल चुके हैं? हाँ। कब? कुछ समय पहले। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा नहीं था। मिसेस बेनेट ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। मैंने पूछा नहीं था? नहीं। मैं तो पिछले कई हफ्तों से आपसे यही कह रही हूं कि आप उनसे मिलने जाएं। मुझे याद है। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप जा चुके हैं? मिस्टर बेनेट मुस्कुराए। मैं चाहता था कि तुम्हें आश्चर्य हो। आश्चर्य? हाँ। मिसेस बेनेट की उत्तेजना अब खुशी में बदलने लगी। अच्छा, तो आप उनसे मिले और आपने उनसे बात भी की? हाँ। कैसे है वो? भाई, मैंने जितना देखा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्या वो सचमुच अच्छे दिखते हैं? काफी अच्छे हैं। क्या वो सुंदर है? हाँ, वो एक जवान युवक है और उसे सुंदर कहा जा सकता है। मिसेस बेनेट का चेहरा खिल गया। ओह, तब तो मेरी बेटियां उन्हें अवश्य पसंद करेंगी। मिस्टर बेनेट ने कहा, देखो, मुझे उम्मीद है कि वो इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेंगी। लेकिन मिसेस बेनेट अब उनकी बात कहाँ सुन रही थी। क्या वो आपसे मिलकर खुश हुए? हाँ, क्यों नहीं होते। उन्होंने पूछा कि हम लोग कौन हैं? हाँ। क्या उन्होंने हमारी बेटियों को देखने की इच्छा व्यक्त की?
मिस्टर बेनेट ने कहा, शायद उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। शायद? देखो, मैं ठीक ठीक याद नहीं कर सकता। मिसेस बेनेट ने कुछ झुंझला कर कहा। आप कभी भी किसी बात का सीधा उत्तर नहीं देते। मिस्टर बेनेट मुस्कुराए। तो मैं अभी तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। अब तक उनकी बेटियां भी इस बातचीत की ओर ध्यान देने लगी थी। जेन ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या आपने सचमुच मिस्टर बिंगली से मुलाकात की है? हाँ जेन। और वो कैसे हैं? काफ़ी अच्छे। एलिजाबेथ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उन्होंने आपको पसंद किया? शायद, लेकिन तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैंने उन्हें पसंद किया कि नहीं। सही बात है। तो आपने उन्हें पसंद किया? हाँ, वो बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं। जेन ने कहा। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। मिसेस बेनेट ने तुरंत पूछा, क्या वे सचमुच बहुत धनी हैं? मिस्टर बेनेट ने उत्तर दिया, हाँ, उनकी संपत्ति अच्छी है। अच्छा, क्या वो यहाँ लंबे समय तक रहने वाले हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब मिसेस बेनेट की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, लेकिन अचानक उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात याद आ गई। आप उनसे कब मिले? मिस्टर बेनेट ने कहा, काफ़ी पहले। और आपने हम में से किसी को बताया तक नहीं? मुझे लगा कि इस खबर को अपने पास रखना ज़्यादा मनोरंजक होगा। आपको मेरी भावनाओं का ज़रा भी ख्याल नहीं। मिस्टर बेनेट ने गंभीरता से कहा, ओह माय लव, मुझे तुम्हारी भावनाओं का पूरा ख्याल है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतनी देर तक सस्पेंस में रखा। एलिजाबेथ हंस पड़ी। वो अपने पिता के इस स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। मिस्टर बेनेट को अपनी पत्नी की बेचैनी को थोड़ा और बढ़ाकर देखने में एक विशेष आनंद मिलता था। लेकिन मिसेस बेनेट अब केवल एक बात सोच रही थी, मिस्टर बिंगली उनसे मिलने आएंगे, और यदि वो आए तो उनकी बेटियों को भी उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। मिसेस बेनेट ने अपनी बेटियों की ओर देखा। बेटा, तुम लोगों को पता है तुम्हारे पिता ने आखिरकार क्या किया है? लीडिया ने तुरंत पूछा। क्या? ये मिस्टर बिंगली से मिल चुके हैं। लीडिया की आंखों में चमक आ गई। किटी ने भी उत्सुकता से अपनी मां की ओर देखा। मैरी ने गंभीरता से कहा, यह अच्छी बात है, परिचय का आरंभ इसी प्रकार होना चाहिए। एलिजाबेथ मुस्कुराई। उसे अपनी मां की उत्तेजना कुछ मनोरंजक लग रही थी, लेकिन जेन ने शांत स्वर में कहा, मुझे आशा है कि मिस्टर बिंगली वास्तव में उतने ही अच्छे व्यक्ति होंगे जितना आपने सुना है। मिस्टर बेनेट ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर देखा। मुझे लगता है जेन, तुम्हें उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। देखो, मैंने जितना देखा है उसके आधार पर वो इस योग्य हैं। मिसेस बेनेट ने राहत की सांस ली। अब उनके पास केवल कल्पना नहीं थी, उनके पति वास्तव में मिस्टर बिंगली से मिल चुके थे, और सबसे अच्छी बात, मिस्टर बिंगली को उनके परिवार के बारे में पता था। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी, मिस्टर बिंगली को अपने नए पड़ोसियों से मिलने कब आना था, और क्या वो पहली मुलाकात केवल एक साधारण सामाजिक परिचय होगी, या उसके पीछे ऐसी घटनाओं की शुरुआत छिपी थी जो बेनेट परिवार की 5 बेटियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। उस समय किसी को इसका उत्तर मालूम नहीं था। अभी तो बस इतना निश्चित था कि नेदरफील्ड का नया निवासी अब बेनेट परिवार के जीवन का हिस्सा बनने वाला था। मिस्टर बिंगली ने जब पहली बार मिस्टर बेनेट से मुलाकात की तो उन्हें उनके नए पड़ोसी के परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। लेकिन उस मुलाकात के बाद भी लॉन्गबॉर्न और नेदरफील्ड के बीच औपचारिक परिचय पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। आखिरकार वो भी अवसर आया जब मिस्टर बिंगली को आसपास के लोगों से मिलने का उचित अवसर मिला। मैरिटन में एक सभा आयोजित होने वाली थी। इस प्रकार के सामाजिक आयोजन उस समय के ग्रामीण समाज में बहुत महत्वपूर्ण होते थे। वहां आसपास के परिवार एकत्रित होते, परिचय बढ़ाते, युवा स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिलते और नृत्य के माध्यम से अपने संबंधों की शुरुआत करते। बेनेट परिवार के लिए ये शाम विशेष महत्व रखती थी। मिसेस बेनेट को पहले से ही पूरा विश्वास था कि मिस्टर बिंगली वहां अवश्य आएंगे, और वो केवल अकेले नहीं आने वाले थे।
उनके साथ नेदरफील्ड में रहने वाली उनकी 2 बहनें और उनके एक मित्र के आने की भी खबर थी। जब यह समाचार मिला तो मिसेस बेनेट की उत्सुकता और बढ़ गई। क्या तुमने सुना? उन्होंने अपनी बेटियों से कहा। मिस्टर बिंगली आज की सभा में आ रहे हैं। लिडिया ने तुरंत पूछा। और उनके साथ कौन कौन आएगा? उनकी बहनें और उनके मित्र भी। क्या वो मित्र भी अविवाहित है? मिसेस बेनेट ने उसे देखा, फिर कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी। सभा की शाम आई। हॉल में लोग धीरे धीरे एकत्र होने लगे। संगीत बज रहा था, बातचीत की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। स्त्रियां अपने परिधानों और आभूषणों में सजी थी और पुरुष भी अपनी सबसे अच्छी पोशाक में उपस्थित थे। कुछ देर बाद मिस्टर बिंगली दिखाई दिए। उनके आते ही उनकी उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींच लिया। वो युवा, आकर्षक और प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे। उनका व्यवहार खुला और मिलनसार था। उन्होंने लोगों से सहजता से बातचीत की और बहुत जल्दी वहां उपस्थित अधिकांश लोगों की पसंद बन गए। मिसेस बेनेट उन्हें देखते ही अपनी बेटियों की ओर देखने लगी, लेकिन मिस्टर बिंगली अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी 2 बहनें थीं, मिस बिंगली और मिसेस हर्स्ट, और उनके साथ एक और व्यक्ति था। वो था मिस्टर डार्सी, मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। वो मिस्टर बिंगली का घनिष्ठ मित्र था और अत्यंत धनी व्यक्ति माना जाता था। उसकी वार्षिक आय लगभग 10,000 पाउंड बताई जाती थी। जब वो हॉल में दाखिल हुआ तो कुछ ही समय में वहां उपस्थित लोगों की बातचीत का विषय बन गया। लेकिन उसकी प्रसिद्धि केवल उसकी संपत्ति के कारण नहीं थी। वो बहुत लंबा, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि लोग अनायास उसकी ओर देखते थे। शुरू के कुछ ही मिनटों में ये बात स्पष्ट हो गई कि मिस्टर डार्सी का व्यक्तित्व मिस्टर बिंगली से बिल्कुल अलग था। जहां बिंगली लोगों से मिलकर प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, वहीं डार्सी अधिक गंभीर और आरक्षित था, यानी रिजर्व था। वो किसी से सहजता से बातचीत नहीं कर रहा था। उसकी संपत्ति, उसका रूप और उसका सामाजिक स्थान देखकर लोग उसके आसपास आने के इच्छुक थे, लेकिन उसके व्यवहार में एक ऐसी दूरी थी जो दूसरों को असहज कर देती थी। कुछ ही समय में लोगों के बीच ये बात फैल गई कि मिस्टर डार्सी बहुत धनी हैं, हाँ, और बहुत सुंदर भी, लेकिन कितने अभिमानी हैं। उन्होंने अभी तक किसी से ठीक से बात तक नहीं की। मिस्टर बिंगली कितने अलग हैं, वो तो हर किसी से इतनी खुशी से मिल रहे हैं। मिस्टर डार्सी का व्यवहार धीरे धीरे लोगों के मन में उनके बारे में एक धारणा बना रहा था, और वो धारणा अच्छी नहीं थी। इसी बीच मिस्टर बिंगली ने नृत्य करना शुरू किया। वो इतनी प्रसन्नता से और इतने उत्साह के साथ नृत्य कर रहे थे कि उनके आसपास की युवतियां भी प्रसन्न हो उठी। उन्होंने कई नृत्य किए। उनके मित्र डार्सी भी उनके पास खड़े थे। बिंगली ने एक समय उनसे कहा, डार्सी, तुम्हें भी नृत्य करना चाहिए। डार्सी ने सिर हिलाया। मेरा कोई मन नहीं है। तुम यहां केवल खड़े रहने के लिए नहीं आए हो। मुझे नृत्य करने की आवश्यकता नहीं लगती। बिंगली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कम से कम किसी से परिचय तो करना चाहिए। डार्सी ने सामने देखा। मैं यहां किसी विशेष परिचय की इच्छा से नहीं आया हूं। बिंगली हंस पड़े। तुम्हारा यही स्वभाव है। इसी बीच बिंगली की नजर जेन बेनेट पर पड़ी। जेन उस शाम उपस्थित युवतियों में सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी। बिंगली ने उसे देखा और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उसके साथ नृत्य किया। जेन ने भी उनके साथ नृत्य करने में संकोच नहीं किया। उन दोनों को साथ देखकर मिसेस बेनेट की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी बेटियों के बीच बैठी हुई लगभग हर क्षण उन दोनों की ओर देख रही थी। उनके चेहरे से साफ था कि उनके मन में पहले से ही एक कहानी लिखी जाने लगी है। देखो, उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, मिस्टर बिंगली जेन के साथ कितने प्रसन्न हैं। एलिजाबेथ ने अपनी बहन की ओर देखा और मुस्कुरा दी। जेन के चेहरे पर हल्की लज्जा थी। लेकिन सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे न तो जेन की सुंदरता ने विशेष रूप से आकर्षित किया था और न ही एलिजाबेथ की चंचलता ने। वो था मिस्टर डार्सी। कुछ देर बाद बिंगली ने अपने मित्र से कहा,
डार्सी, तुम वहां खड़ी उस युवती के साथ नृत्य क्यों नहीं करते? डार्सी ने पूछा। किसके साथ? बिंगली ने एलिजाबेथ की ओर संकेत किया। मिस बेनेट के साथ, वो बहुत सुंदर है। डार्सी ने एलिजाबेथ की ओर देखा। वो उस समय अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। डार्सी ने कुछ पल उसे देखा और फिर शांत स्वर में कहा, वो ठीक है, लेकिन इतनी सुंदर नहीं कि मैं उसके साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित हो जाऊं। बिंगली ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चूजी हो। डार्सी ने कहा, तुम्हें पता है बिंगली, मैं नृत्य करना पसंद नहीं करता जब तक मैं किसी ऐसी महिला को न जानता हूं जिसके साथ मैं नृत्य करना चाहता हूं। डार्सी, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम लोगों को मौका ही नहीं देते। लेकिन डार्सी ने एलिजाबेथ की ओर दोबारा नहीं देखा। एलिजाबेथ ने यह बातचीत सुन ली थी। उसने डार्सी के शब्दों को हल्के में लिया और अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगी। लेकिन उस क्षण उसे यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति ने अभी उसे नृत्य के योग्य नहीं समझा था, वही व्यक्ति आगे चलकर उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला था। उधर मिस्टर बिंगली और जेन के बीच निकटता बढ़ती जा रही थी। वे बार बार एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। मिसेस बेनेट के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती थी। लेकिन डार्सी का व्यवहार लोगों को लगातार अप्रसन्न कर रहा था। वो स्वयं नृत्य नहीं कर रहा था और दूसरों को भी अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। वो बहुत घमंडी है। उसे लगता है कि यहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति उसके योग्य नहीं है। मिस्टर बिंगली को उसके साथ इतना समय नहीं बिताना चाहिए। एलिजाबेथ ने भी ये सब सुना। वो अपने स्वभाव के अनुसार इस पूरे प्रसंग को गंभीरता से लेने के बजाय उसमें हास्य खोजने लगी। उसने अपनी सहेली से कहा, अगर मिस्टर डार्सी इतने ही अप्रिय हैं तो शायद उनके पास बहुत बड़ा गुण यह है कि वे स्वयं इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। उसकी सहेली हंस पड़ी। एलिजाबेथ की आंखों में शरारत थी। उसे क्या मालूम था कि इस शाम के अंत तक उसके मन में मिस्टर डार्सी के प्रति जो राय बन चुकी थी, वो आने वाले दिनों में कितनी बार बदलने वाली थी। सभा समाप्त होने लगी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। मिस्टर बिंगली की शाम बहुत सफल रही थी। उन्होंने नए परिचित बनाए थे। उन्होंने जेन बेनेट के साथ विशेष रुचि दिखाई थी और वे अपने मित्र डार्सी की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय होकर लौट रहे थे। लेकिन डार्सी के लिए ये शाम अलग थी। उसके बारे में पहली धारणा लगभग बन चुकी थी। अभिमानी, घमंडी और अत्यधिक आरक्षित, बहुत रिजर्व्ड। और एलिजाबेथ बेनेट के मन में भी उसके लिए यही छवि बन चुकी थी। उन दोनों को अभी ये नहीं मालूम था कि मनुष्य के बारे में पहली धारणा कितनी आसानी से बदल सकती है। कभी कभी हम जिसे सबसे अधिक नापसंद करते हैं उसके बारे में हमारी समझ ही सबसे अधूरी होती है, और कभी कभी जिसे हम सबसे पहले गलत समझते हैं वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। जब मिस्टर बिंगली ने पहली बार लॉन्गबॉर्न के लोगों से परिचय किया तो उनके बारे में बनी पहली धारणा बहुत अच्छी थी। वे युवा थे, आकर्षक थे और सबसे बढ़कर उनका स्वभाव अत्यंत प्रसन्नचित्त था। वे जिस व्यक्ति से मिलते उससे सहजता से बातचीत करते। किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी और न ही वो अपने सामाजिक पद या संपत्ति का प्रदर्शन करते थे। इसीलिए कुछ ही समय में मैरिटन के लगभग सभी लोगों को विश्वास हो गया कि मिस्टर बिंगली एक अत्यंत भले और मिलनसार व्यक्ति हैं। उनके विपरीत मिस्टर डार्सी ने किसी का मन नहीं जीता था। वो निस्संदेह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी लंबी कदकाठी, सुंदर चेहरा और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते थे। लेकिन उसका व्यवहार इतना अभिमानी किस्म का था कि उसकी सुंदरता और संपत्ति भी लोगों को उसके प्रति आकर्षित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति थी कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी असाधारण थी। कहा जाता था कि उसकी आय लगभग 10,000 पाउंड सालाना है। मगर धन जितना अधिक था उसके व्यवहार में उतनी ही अधिक दूरी दिखाई देती थी। इसीलिए सभा के बाद जब लोग मिस्टर बिंगली की प्रशंसा करते हुए घर लौटे तो मिस्टर डार्सी के लिए उनके पास कहने के लिए केवल एक ही बात थी कि वो बहुत घमंडी है। बेनेट परिवार में भी उस शाम की चर्चा देर तक होती रही। विशेषकर मिसेस बेनेट के लिए तो ये शाम बहुत संतोषजनक थी। उनकी बड़ी बेटी जेन ने मिस्टर बिंगली के साथ कई बार नृत्य किया था।
और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मिस्टर बिंगली को जेन की संगति स्पष्ट रूप से पसंद आई थी। मिसेस बेनेट इस निष्कर्ष पर लगभग पहुंच चुकी थी कि ये परिचय आगे चलकर विवाह में बदल सकता है, लेकिन जेन का स्वभाव अपनी मां से बिल्कुल अलग था। वो किसी भी व्यक्ति के प्रति इतनी जल्दी कोई निश्चित राय नहीं बनाती थी। फिर भी ये स्वीकार करने से स्वयं को वो रोक नहीं सकी कि मिस्टर बिंगली बहुत आकर्षक हैं और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। उस रात जब दोनों बहनें अकेली थीं तो एलिजाबेथ ने अपनी बड़ी बहन से पूछा, तो जेन, तुम्हें मिस्टर बिंगली कैसे लगे? जेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो बहुत अच्छे हैं, बस इतना ही, और क्या कहूं? तुम्हें उनके बारे में कुछ तो विशेष लगा होगा। जेन ने कुछ सोचकर कहा, मुझे लगता है कि वो उन लोगों में से हैं जिन्हें देखकर मन में सहज ही अच्छा भाव पैदा होता है। एलिजाबेथ हंस पड़ी। तो फिर मैं मानूं कि तुम्हें वो पसंद है? जेन ने उसकी ओर देखा। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे ने कह दिया। जेन थोड़ा लजा गई। एलिजाबेथ, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। कुछ क्षण दोनों बहनें चुप रहीं। फिर एलिजाबेथ ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम उन्हें पसंद करने लगी तो माँ तुम्हारी शादी अगले सप्ताह ही करवा देंगी। जेन हंस पड़ी। तुम जानती हो, माँ ऐसी बातें केवल मजाक में कहती हैं। एलिजाबेथ ने भौहें उठाई। काश ऐसा होता। दोनों बहनों के बीच ये अंतर हमेशा से था। जेन लोगों के अच्छे पक्ष को देखने की कोशिश करती थी। एलिजाबेथ को लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करना पसंद था। जेन ने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर बिंगली के स्वभाव में बहुत अच्छी बातें हैं। वो सभी से इतनी विनम्रता से मिले। एलिजाबेथ ने कहा, ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि किसी व्यक्ति के विनम्र होने से यह सिद्ध नहीं होता कि वो तुम्हें पसंद करता है। जेन ने उत्तर दिया, मैंने ये कब कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं? एलिजाबेथ मुस्कुराई। तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे चेहरे को पढ़ना जानती हूं। जेन ने उसकी बात टाल दी। वो स्वभाव से इतनी विनम्र थी कि किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होने की बात स्वीकार करना भी उसे बहुत असहज कर देता था। लेकिन एलिजाबेथ अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे लग रहा था कि जेन को मिस्टर बिंगली वास्तव में पसंद आ गए हैं, और शायद ये पसंद केवल एक सामान्य सामाजिक आकर्षण नहीं था। उधर मिस्टर बिंगली भी जेन के प्रति विशेष रुचि दिखा रहे थे। सभा के दौरान वो कई बार उसके पास गए थे। उन्होंने उसके साथ एक से अधिक नृत्य किए थे और जब भी अवसर मिलता उससे बातचीत करने का कोई न कोई बहाना खोज लेते थे। इन सब बातों की ओर ध्यान देने वाले लोग कम नहीं थे। मिसेस बेनेट तो लगभग प्रत्येक संकेत को भविष्य के विवाह की घोषणा की तरह देख रही थी। लेकिन जेन की प्रकृति में एक गुण और था। वो लोगों के बारे में बुरा सोचने में बहुत कठिनाई महसूस करती थी। इसका एक अच्छा उदाहरण मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगली की बहनों के बारे में उसकी राय थी। एलिजाबेथ ने एक दिन अपनी बहन से कहा, मुझे मिस बिंगली बहुत पसंद नहीं आई। जेन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे उनके व्यवहार में बनावटीपन दिखाई देता है। नहीं, शायद तुमने उन्हें ठीक से समझा नहीं। अच्छा, और मिसेस हर्स्ट? वो भी मुझे बुरी नहीं लगी। एलिजाबेथ हंस पड़ी। जेन, तुम किसी में बुराई देख ही नहीं सकती। जेन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि शायद हमें किसी व्यक्ति के बारे में जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का व्यवहार हमें पसंद ना आए तो तब भी उसके अच्छे पक्ष के बारे में सोचना चाहिए। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। जेन, तुम्हारी यही आदत तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जेन मुस्कुराई। और तुम्हारी आदत? मेरी? तुम हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखती हो। क्योंकि लोग दिलचस्प होते हैं और तुम उनके बारे में तुरंत निर्णय भी बना लेती हो। एलिजाबेथ ने स्वीकार किया, यह संभव है जेन, लेकिन वास्तव में यही अंतर आगे चलकर दोनों बहनों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। जेन लोगों के अच्छे पक्ष को देखकर उनसे प्रेम करना चाहती थी। एलिजाबेथ लोगों के व्यवहार को देखकर, परखकर उनके स्वभाव को समझना चाहती थी।
और यही कारण था कि मिस्टर बिंगली के प्रति जेन की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी, जबकि एलिजाबेथ अभी केवल अपनी बहन की भावनाओं को समझने और उस पर हल्के फुल्के मजाक करने में रुचि ले रही थी। इसी बीच मिस्टर बिंगली की अपने मित्र डार्सी से भी बातचीत हुई। डार्सी ने जेन की सुंदरता को स्वीकार किया था। वो ये भी मानता था कि वो उपस्थित युवतियों में सबसे सुंदर युवतियों में से एक थी। लेकिन बिंगली की बहनों की दृष्टि में बात इतनी सरल नहीं थी। वे सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की स्थिति को बहुत महत्व देती थीं। उन्हें ये बात कुछ विचित्र लगती थी कि उनका भाई एक ऐसे परिवार में विशेष रुचि ले रहा है जिसकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति उनके अपने परिवार से कम थी। मिस बिंगली विशेष रूप से डार्सी की राय को महत्व देती थी। उनकी इच्छा थी कि डार्सी उनके भाई और जेन के संबंध को बहुत आगे बढ़ता हुआ न देखे। लेकिन बिंगली का स्वभाव अलग था। वो लोगों को उनकी संपत्ति या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से परखता था। इसीलिए उसे जेन पसंद थी और वो इस पसंद को छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था। इसी बीच एलिजाबेथ की दृष्टि में उस शाम की सबसे दिलचस्प घटना मिस्टर डार्सी का व्यवहार था। वो अपने मन में लगभग निश्चित कर चुकी थी कि डार्सी एक अत्यंत अभिमानी व्यक्ति है। उसे विशेष रूप से वो क्षण याद था जब डार्सी ने उसके साथ नृत्य करने से इनकार कर दिया था। उस घटना को याद करते हुए भी एलिजाबेथ के भीतर किसी प्रकार की कटुता नहीं थी, बल्कि उसे उसमें हास्य दिखाई देता था। वो अपने बारे में इतना ऊंचा विचार रखने वाले व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डार्सी के मन में उसके प्रति जो पहला विचार बना था वो भी आगे चलकर बदलने वाला था। फिलहाल दोनों की पहली धारणा एक दूसरे के पक्ष में नहीं थी। जेन और बिंगली के बीच जहां एक शांत आकर्षण जन्म ले रहा था, वहीं एलिजाबेथ और डार्सी के बीच पहली मुलाकात ने केवल एक बात सुनिश्चित की थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन प्रेम की कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां मनुष्य को लगता है कि कहानी शुरू ही नहीं हुई। और बेनेट परिवार के जीवन में अब ऐसे ही दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। लॉन्गबोर्न से बहुत दूर नहीं, मेरिटन के पास ही एक और परिवार रहता था, लुकस परिवार। इस परिवार के मुखिया थे सर विलियम लुकस। कुछ वर्ष पहले तक वे मेरिटन में व्यापार करते थे। व्यापार के माध्यम से उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति अर्जित कर ली थी और अपने जीवन में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर चुके थे। बाद में उन्हें राजा की ओर से नाइट की उपाधि मिल गई। सर विलियम को ये सम्मान मिलने के बाद उन्होंने अपना व्यापार छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ मेरिटन के बाहर एक सुंदर से घर में रहने लगे। उस घर का नाम था लुकस लॉज। सर विलियम का स्वभाव अत्यंत विनम्र और मिलनसार था। उन्हें हर व्यक्ति से बातचीत करना अच्छा लगता था और वे अपने नए सम्मान को लेकर इतने प्रसन्न थे कि शायद ही कोई ऐसा अवसर आता हो जब वो अपनी नई उपाधि का उल्लेख न करें। उनकी पत्नी भी कम मिलनसार नहीं थी, लेकिन उनके परिवार में सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति उनकी बड़ी बेटी शार्लेट लुकस थी। शार्लेट एलिजाबेथ की घनिष्ठ मित्र थी। वो एलिजाबेथ से कुछ वर्ष बड़ी थी और स्वभाव से शांत, व्यवहारिक और समझदार थी। बेनेट परिवार और लुकस परिवार के बीच काफी पुरानी मित्रता थी। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते थे और सामाजिक अवसरों पर अक्सर साथ दिखाई देते थे। इसलिए मेरिटन की उस सभा के बाद जब मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगली की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई तो स्वाभाविक रूप से उसका असर लुकस परिवार तक भी पहुंचा। एक दिन बेनेट परिवार और लुकस परिवार के बीच बातचीत हो रही थी। मिसेस लुकस ने मिसेस बेनेट से पूछा, तो मेरी प्रिय, तुम्हें मिस्टर बिंगली कैसे लगे? मिसेस बेनेट ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, बहुत अच्छे, और उनकी बहनों के बारे में भी मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन जहां तक मिस्टर डार्सी की बात है। वो कुछ क्षण के लिए रुक गई। उनके चेहरे पर असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। मिसेस लुकस ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो बहुत घमंडी है। एलिजाबेथ जो पास ही बैठी थी अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराई। मिसेस बेनेट ने आगे कहा, उन्होंने किसी से ठीक से बात तक नहीं की, और फिर मेरी बेटी एलिजाबेथ को तो उन्होंने नृत्य के योग्य भी नहीं समझा। मिसेस लुकस ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? हाँ,
मिस्टर बिंगली ने उनसे कहा कि वो एलिजाबेथ के साथ नृत्य करें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। एलिजाबेथ ने हंसते हुए कहा, माँ, शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे उनके साथ नृत्य करने की इतनी इच्छा है। तुम इसे हल्के में ले रही हो एलिजाबेथ, मिसेस बेनेट ने कहा। यह बहुत अपमानजनक बात थी। एलिजाबेथ मुस्कुराई। उसे अपने ऊपर इस कथित अपमान में कोई विशेष पीड़ा नहीं थी, बल्कि मिस्टर डार्सी के व्यवहार में उसे एक प्रकार की हास्यास्पदता दिखाई देती थी। उसके मन में उनके प्रति अब कोई विशेष सम्मान नहीं था। मिस्टर डार्सी की संपत्ति चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, एलिजाबेथ को यह बात स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी कि उनका व्यवहार अप्रिय था। लेकिन उसी समय शार्लेट लूकस ने एक ऐसी बात कही जिसने बातचीत का रुख बदल दिया। उसने कहा, हो सकता है वो अपनी स्थिति के कारण दूसरों से थोड़ा अधिक दूरी रखते हों। एलिजाबेथ ने तुरंत उत्तर दिया, ये तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति न होती तो भी उनका व्यवहार कुछ ऐसा ही होता। शार्लेट मुस्कुराई। शायद, मिसेस बेनेट ने कहा। मैं तो यही कहती हूँ कि कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, अगर वो लोगों के साथ विनम्रता से पेश नहीं आ सकता तो उसकी सारी संपत्ति बेकार है। एलिजाबेथ ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ, आप ये बात कह रही हो? मिसेस बेनेट ने उसकी ओर घूर कर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? एलिजाबेथ हंस पड़ी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यदि मिस्टर डार्सी की 10,000 पाउंड सालाना आय उसकी अपनी बेटियों में से किसी के विवाह की संभावना पैदा कर देती तो शायद उसकी माँ उसके अभिमान को भी कुछ गंभीरता से लेती। लेकिन मिसेस बेनेट की इस समय सारी रुचि मिस्टर बिंगली में थी। उन्होंने कहा, मिस्टर बिंगली तो बिल्कुल अलग हैं। कितने अच्छे, कितने मिलनसार और कितने खुश मिजाज हैं। मिसेस लूकस ने पूछा, और तुम्हें नहीं लगता कि जेन ने उनका ध्यान आकर्षित किया? ये सुनते ही मिसेस बेनेट का चेहरा चमक उठा। ओह, इसमें तो कोई संदेह नहीं। एलिजाबेथ ने अपनी माँ की ओर देखा। मिसेस बेनेट अब पूरी तरह अपने विचारों में खो चुकी थी। उन्होंने जेन के साथ 2 बार नृत्य किया और सभा के दौरान भी कई बार उससे बातें की। मैं तो बिल्कुल निश्चित हूं कि वो उसे पसंद करते हैं। मिसेस लूकस ने कहा, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी? मिसेस बेनेट ने उत्साह से कहा, यह तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। शार्लेट चुपचाप एलिजाबेथ की ओर देख रही थी। दोनों मित्र एक दूसरे की आंखों में देखते ही समझ गईं कि मिसेस बेनेट अब किस दिशा में आगे जाने वाली हैं। मिसेस बेनेट ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जेन की शादी उनसे हो जाए, लेकिन अभी मैं ये बात जेन के सामने नहीं कहूँगी, कहीं वो शर्म के मारे कुछ कह न बैठे। एलिजाबेथ ने मजाक में कहा, माँ, मुझे लगता है कि जेन स्वयं इस मामले में आपसे कहीं अधिक शांत रहेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, मिसेस बेनेट ने कहा, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का अंदाजा ही नहीं है। शार्लेट ने जेन की सुंदरता की प्रशंसा की। सच कहा, वो वास्तव में बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है, मिसेस बेनेट ने तुरंत कहा, और यही कारण है कि मिस्टर पिंगली उसे अवश्य पसंद करेंगे। एलिजाबेथ मुस्कुराई। उसे अपनी माँ के इस विश्वास में एक प्रकार का हास्य दिखाई देता था, लेकिन शार्लेट की दृष्टि कुछ अधिक व्यवहारिक थी। वो जानती थी कि पुरुष का किसी स्त्री के साथ 2 बार नृत्य करना विवाह की निश्चित घोषणा नहीं होता। फिर भी उसने मिसेस बेनेट की आशाओं को तोड़ना उचित नहीं समझा। इस बीच बातचीत फिर मिस्टर डार्सी की ओर मुड़ गई। शार्लेट ने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर डार्सी को इतना अप्रिय समझना शायद कुछ कठोर निर्णय है। एलिजाबेथ ने कहा, देखो, मैं उनसे विवाह करने का कोई विचार नहीं रखती, इसलिए मुझे उनके बारे में राय बनाने में कोई संकोच नहीं। शार्लेट हंस पड़ी। अगर मैं भी उनकी तरह धनी होती तो मैं भी इतनी आसानी से किसी को नापसंद करने की स्थिति में होती। एलिजाबेथ ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि धन मनुष्य को दूसरों से बेहतर समझने की आदत डाल सकता है? शार्लेट ने उत्तर दिया, हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति धनवान है उसे ऐसे लोगों से मिलने की आदत कम हो जो उसकी बराबरी के हों। एलिजाबेथ ने कहा, तो फिर उसे अपने व्यवहार में और अधिक सावधान होना चाहिए। शार्लेट ने सिर हिलाया। ये बात भी सही है।
दोनों मित्रों की बातचीत में मतभेद था, लेकिन उसमें कटुता नहीं थी। एलिजाबेथ डार्सी को अपने अनुभव के आधार पर देख रही थी, शार्लेट परिस्थिति के आधार पर। उसे लगता था कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन एलिजाबेथ का विचार था कि अच्छे संस्कार और विनम्रता किसी भी परिस्थिति में संभव है। इसी बीच सर विलियम लूकस बातचीत में शामिल हुए। वो सभा में उपस्थित थे और वहां की घटनाओं से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने मिस्टर बिंगली की प्रशंसा की। वो तो बहुत ही सुखद युवक है और कितना अच्छा नृत्य करते हैं। फिर उन्होंने मिस्टर डार्सी के बारे में कहा। हालांकि मिस्टर डार्सी के बारे में मेरी राय थोड़ी अलग है। मिसेस बेनेट ने तुरंत पूछा। आपको भी वो पसंद नहीं आए? सर विलियम ने कूटनीतिक मुस्कान के साथ कहा। वो निस्संदेह बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। एलिजाबेथ मुस्कुराई। उसे मालूम था कि जब कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करने से पहले निस्संदेह या हालांकि कहे तो उसके मन में वास्तव में प्रशंसा कितनी है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं। बातचीत धीरे धीरे समाप्त होने लगी, लेकिन मिस्टर बिंगली और जेन की चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मिसेस बेनेट के मन में अब एक नई आशा जन्म ले चुकी थी। वो चाहती थीं कि उनकी सबसे बड़ी बेटी जेन का विवाह जल्द से जल्द हो जाए, और उन्हें लग रहा था कि मिस्टर बिंगली इस उद्देश्य के लिए लगभग आदर्शवर हैं। उधर एलिजाबेथ इस पूरे मामले को अपनी माँ की तरह गंभीरता से नहीं ले रही थी। वो जेन को अच्छी तरह जानती थी। उसे अपनी बहन की कोमल प्रकृति पर भरोसा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जेन किसी के प्रति जल्दी अपने मन की बात प्रकट नहीं करेगी। शार्लेट ने एलिजाबेथ से धीरे से कहा। मुझे लगता है कि जेन को मिस्टर बिंगली वास्तव में पसंद है। एलिजाबेथ ने मुस्कुराकर कहा। मुझे भी ऐसा लगता है। और तुम्हें क्या लगता है, बिंगली उसे पसंद करते हैं? एलिजाबेथ ने कुछ क्षण सोचा। अब ये तो समय बताएगा, शार्लेट ने कहा। लेकिन अगर वो उसे पसंद करते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेन सुंदर तो है ही, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। एलिजाबेथ ने सहमति में सिर हिलाया। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। फिर उसने हंसते हुए कहा, लेकिन हमारी माँ इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। दोनों सहेलियां हंस पड़ी। और इस तरह एक छोटे से ग्रामीण समाज में एक नए पड़ोसी के आगमन ने दो अलग अलग कहानियों की नींव रख दी थी। एक कहानी में जेन और मिस्टर बिंगली थे, दो शांत और अच्छे स्वभाव वाले लोग जिनके बीच एक कोमल आकर्षण धीरे धीरे जन्म ले रहा था। दूसरी कहानी में एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी थे, दो लोग जिनकी पहली मुलाकात ने प्रेम की कोई संभावना नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति नापसंदगी पैदा की थी। और अभी कहानी ने अपना पहला ही मोड़ लिया था। आगे चलकर इन दोनों कहानियों के रास्ते कई बार एक दूसरे से टकराने वाले थे।